नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि विपक्ष कई मोर्चों पर दबाव में दिखाई दे रहा है। राज्यसभा चुनाव हो, जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री का मुद्दा हो या फिर मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा, हर मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति सिर्फ घेरने की नजर आ रही है। सरकार को राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर महागठबंधन पूरी ताकत लगा रहा है, छोटे दलों का सहारा तलाश रहा है और क्रॉस वोटिंग की आशंका से भी जूझ रहा है। तस्वीर यही बन रही है कि सियासी मैदान में एनडीए अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष हर मुद्दे पर घिरता हुआ और कहीं ना कहीं आने वाले राजनीतिक मुकाबलों को लेकर दबाव में नजर आ रहा है। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार राज्यसभा चुनाव 5वीं सीट पर फंसा पेच, एनडीए बना महागठबंधन में सीधी टक्कर। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर सियासी संग्राम तेज, जेडीयू बनाम विपक्ष आमने सामने। नीतीश की समृद्धि यात्रा पर रोहिणी का तंज, बोलिए बिहार से विदाई यात्रा। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हो रहे चुनावों की सेटिंग शुरू हो गई है। बैटल ग्राउंड सजने लगे हैं। एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन से अमरेंद्रधारी सिंह का मामला फंसा हुआ है। कुल 6 उम्मीदवारों के नाम मैदान में होने के कारण मतदान की स्थिति बन गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में राजद विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इसका मुख्य एजेंडा यही था कि आरजेडी प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह यानी कि एडी सिंह की जीत को सुनिश्चित करना और विधायकों को वोटिंग के तकनीकी पहलुओं का निर्देश देना। जहां एनडीए अपनी 5वीं सीट के लिए आश्वस्त दिख रहा है, वहीं तेजस्वी यादव छोटे दलों के सहयोग से पासा पलटने की फिराक में है। एनडीए बनाम विपक्ष की सीधी जंग दिखाई दे रही है। बिहार की 5 सीटों के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अब आमने सामने मुकाबला होगा। रणनीति के लिए तेजस्वी ने विधायकों की बड़ी बैठक भी बुलाई। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यानी कि राजद से उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह उर्फ एडी सिंह है। राज्यसभा की 1 सीट सुरक्षित करने के लिए 41 विधायकों के प्रथम वरीयता वोट की आवश्यकता है। वर्तमान संख्या बल के अनुसार एनडीए की 4 सीटों पर जीत सुनिश्चित है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। विपक्षी महागठबंधन यानी राजद के 25 विधायक, कुल 35 विधायक को जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की दरकरार है। यानी कि अगर कांग्रेस और आरजेडी के मिलाकर देखें, एडी सिंह की नैया पार लगाने के लिए तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक और मायावती की बसपा का 1 विधायक पर टिकी हुई है। अगर ये 6 विधायक विपक्ष के पाले में आते हैं और किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो आरजेडी प्रत्याशी की राह आसान हो सकती है, क्योंकि किसी भी गठबंधन के पास 5वीं सीट के लिए साफ तौर पर बहुमत नहीं है। इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना दिखाई दे रही है। एनडीए नेताओं का दावा है कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि तेजस्वी के लिए अपने 35 विधायकों को एकजुट रखना अभी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। नामांकन वापसी का समय बीतने के बाद अब सभी की नजरें 16 मार्च की वोटिंग पर है। तेजस्वी यादव की बैठक इस लिहाज से बहुत जरूरी मानी जा रही है कि वो विधायकों को एकजुट रखने के लिए और वोट कटने से बचाने और एकजुट रहने का फॉर्मूला दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव छोटे दलों एआईएमआईएम और बीएसपी को साधने की कोशिश में है। वहीं खबर अब ये भी सामने आ रही है कि ओवैसी तेजस्वी को समर्थन देने को तैयार हो रखे हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है अपने ऊपर से बीजेपी की बी टीम का टैग हटाने के लिए ओवैसी तेजस्वी का साथ देने के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं, ताकि बाकी प्रदेशों में होने वाले चुनाव में इसका असर ना पड़े। लेकिन अभी भी ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कब होती है या उससे पहले कोई बड़ा खेल होता है। क्या तेजस्वी अपने विधायकों को समेट कर रख पाएंगे या फिर 5वीं सीट पर उन्हें बड़ा झटका लगेगा? ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बीते रविवार को आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में आने के बाद ही जेडीयू के युवा नेताओं ने मांग शुरू कर दी और कहा है कि बिहार की कमान निशांत को दे देनी चाहिए। निशांत ने पार्टी के युवा विधायकों के साथ बैठक भी की। अब जेडीयू की ओर से उठी इस मांग पर सियासत तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई।
बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहशीष वर्धन ने कहा, पॉलिटिकल नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद के दम पर बिहार में जेडीयू के तमाम युवा विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने निशांत कुमार जी को नेपोटिज्म पर अभी टॉप पर है, उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया। ये कुछ और नहीं, केवल और केवल सत्ता के साथ गलभेयों ये करने की नीति है और ये उसी का दिन है कि वो नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं उन्हें। ऐसे विधायकों नेताओं को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका कोई सामाजिक वजूद नहीं है। स्नेहशीष ने कहा, केवल पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आज राजनीति में स्थापित हैं। या तो कोई धन्ना सेठ के परिवार से आता है या कोई परिवार के नेताओं के, जिसको नीतीश कुमार ने संजीवनी देकर अपने पुत्र के साथ जोड़ने के लिए टिकट दिया था। निशांत कुमार ने साफ किया कि जनता दल यूनाइटेड में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद अब वो आगामी कुछ दिनों में राज्य के सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे। दौरा करने की योजना वो बना रहे हैं। इस संबंध में जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उधर दूसरी ओर निशांत को लेकर जेडीयू के एक्स हैंडल से भी कई पोस्ट किए जा रहे हैं। एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया, युवा जोश नई पहचान, घर घर गुंज रहा निशांत का नाम। वहीं एक और पोस्ट में लिखा गया है, सुशासन की नीतियों से हर दिन आगे बढ़ रहा है बिहार और इस प्रगति को नई गति देने के लिए अब युवा नेतृत्व के प्रतीक निशांत कुमार मैदान में सक्रिय है। आज वो हर जेडीयू कार्यकर्ता और बिहार वासी के विश्वास और उम्मीदों के प्रतीक बनकर उभरे हैं। देखिए, कांग्रेस जिस परिवारवाद की बात कर रही है वो काफी बचकाना लग रहा है, क्योंकि क्या कांग्रेस का नेतृत्व परिवारवाद से जुड़ा नहीं है? क्या कांग्रेस ने जिसे महागठबंधन का सीएम फेस बनाया था, क्या उनका परिवार पॉलिटिक्स में नहीं है? हालांकि ये आज बिहार की राजनीति में साफ देखा जा रहा है कि जेडीयू नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद पूरी तरह बिखर सकती थी पार्टी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सिर चढ़कर बोल रही थी। ऐसे में निशांत की पार्टी में एंट्री से कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत होता दिखाई दिया, जो एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। और विपक्ष इस मामले में इसीलिए इतना बौखला रहा है क्योंकि उनके अरमानों पर पूरी तरह पानी फिर चुका है। उन्होंने सोचा था कि अब जेडीयू पार्टी टूट जाएगी, लेकिन उनका यह प्लान धरा का धरा रह गया और इसीलिए इस तरह की बौखलाहट आरजेडी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। इसी का अंजाम है जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं और निशांत की एंट्री पर तरह तरह के तंज इसीलिए कसे जा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा। रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस समृद्धि यात्रा को नीतीश कुमार की विदाई यात्रा बता दिया है। अपने पोस्ट के जरिए रोहिणी ने कहा, समृद्धि यात्रा नहीं विदाई यात्रा कहिए चाचा जी। 20 सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने के बावजूद आप समृद्धि तो नहीं कर पाए। बिहार को तो फिर कैसी समृद्धि यात्रा। आप अपनी इस यात्रा को विदाई यात्रा का नाम देते तो ठीक रहता। आगे कहती हैं, नीति आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार वर्तमान में भारत का सबसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है, जहां गरीबी दर सबसे अधिक है और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार की समृद्धि यात्रा के संदर्भ में आपके तमाम झूठे दावों की पोल खोलते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार बहुआयामी गरीबी, सीमित औद्योगिक विकास और कम अवसंरचना विकास जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। रोहिणी आचार्य ने काफी तंज भरा है नीतीश कुमार के ऊपर और राज्य की लगभग 50% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवन यापन करने को मजबूर है। एक दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने पलायन की बात कहकर निशाना साधा है। रोहिणी ने कहा है, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी कहते थे इस बार सरकार बनी तो बिहार से हो रहा पलायन रुक जाएगा। विडंबना तो देखिए, पलायन रोकने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री खुद ही बिहार से पलायित होने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, बीजेपी को घेर रहा है और रोहिणी ने कई तरह के बयान दिए हैं नीतीश कुमार के लिए और उनकी यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जिसने प्रदेश की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। लेकिन जिस तरह के बयान रोहिणी दे रही है, क्या वो अपने पिता का शासनकाल भूल चुकी हैं? क्या वो भूल गई हैं कि उस दौर को आज भी जंगल राज के नाम से याद किया जाता है? क्या वो ये भूल गई हैं कि पलायन की शुरुआत कहां से हुई थी? जो कुछ भी चल रहा है और बयान दिए जा रहे हैं वो ये साफ करते हैं कि कैसे आप पत्थर तभी मारिए किसी के घर पर अगर आपके घर शीशे के ना हो।
कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हर मुद्दे पर आक्रामक दिखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कई मोर्चों पर उसकी बेचैनी भी साफ झलक रही है। राज्यसभा चुनाव की जंग, जेडीयू में नई पीढ़ी की एंट्री और मुख्यमंत्री की यात्राओं को लेकर चल रही बयानबाजी, इन सबके बीच असली फैसला आने वाले दिनों में होगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।